हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ओके, आप सब जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत ही करंट में रहता है, आपने काफी बार सुना होगा एनसीएलटी, एनसीएलटी। ओके, ये सब जो टर्म्स रिलेटेड है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से ही रिलेटेड है। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, 5 लेक्चर्स अवेलेबल हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर बनाए गए हैं। और ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि अगर आप इन लेक्चर्स को देखते हैं, ये 5 से 6 लेक्चर को देखते हैं, तो आपको बैंकिंग में एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आई विल रिकमेंड यू टू गो विथ अ बुक, ठीक है। आप एक बार बुक से रीड कर लेंगे तो उससे क्या रहेगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छे से फर्निश हो जाएंगे, एक लैंग्वेजिंग आ जाएगी। कि यहाँ पर तो मैंने आपको लेमन टर्म्स बता दिया कि वहां पर अच्छी एक लैंग्वेजिंग आ जाएगी, जिससे कि आप मेंस के अच्छे आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड टू रीड अ बुक, ठीक है। जस्ट सिंपल रीडिंग लेना। और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स मतलब साथ ही साथ बना लिए होंगे। फाइन, तो चलिए मूव करते हैं अपने सबसे आखिरी टॉपिक में, जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो आप सब जानते हैं जब से मतलब 2014 के बाद या 2016 के बाद जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। गवर्नमेंट बार बार बोल रही है हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है। इसलिए हमारी जो रैंकिंग थी, याद है आपको, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 130 से आके 100 हो गई थी। सो गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। अब देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ना तीन वेज होते हैं। मतलब कहा जाए कि 3 कंडीशन होती है, जब तक ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला तो ये कि मतलब कोई भी बिजनेस में बहुत ही आसान तरीके से घुस सकता है, ठीक है, बहुत ही आराम तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल मुझे एक ऑयल फैक्ट्री खोलनी है तो मैं बहुत ही इजीली खोल सकूं, मतलब 15-20 मिनट में मैंने कुछ फॉर्म्स भरे और खटाखट खुल गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप, जिसमें इंडिया सबसे पीछे है। बिकॉज आप जानते हैं अगर इंडिया में कोई भी कंपनी खोलनी हो उसको 10 साल लग जाते हैं। यू नीड परमिशन, अ लॉट ऑफ परमिशन, फिर पता नहीं कौन कौन सी साइन करवाने पड़ते हैं। शिवाजी दोबास आपने देखी होगी जो अपना फाउंडेशन खोलता है, ठीक है। सो वो दिखा रहा है कि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहली कंडीशन सर्व नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉज वी आर नॉट एबल टू सर्व दैट कंडीशन, ठीक है। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट सिंगल क्लियरेंस विंडो ला रही है और भी बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना। कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब ये होता है कि किसी को भी फेवर नहीं करना, मतलब सबको मतलब खुले सांड की तरह छोड़ दो, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वो फर्स्ट आएगा। अब यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, कुछ लोगों की तरह फेवर रखती है, ठीक है। फेवर मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट किसी की साइड लेती है, मतलब ये कि जो लोग छोटे लोग हैं उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट देती है, उनको लोन ज्यादा देती है, उनको लोन इजिली देती है। तो ये सेकंड कंडीशन होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। अब थर्ड कंडीशन होती है कि मान लो अब किसी ने कंपनी खोली, ठीक है, मान लीजिए शिवाजी द बॉस ने कंपनी खोली थी, अब वो फेल कर गई है। अब वो चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस से बाहर आ जाऊं, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपए लगाए थे कंपनी में, अब उसे 20 रुपए उसे लग रहा है कि 20 रुपए लगभग मिल जाएंगे, एटलीस्ट 80 रुपए जा रहे तो जाने दो, अब मैं 20 रुपए से नया बिजनेस चालू कर दूंगा। तो अब उसके लिए बाहर आना भी जरूरी है, लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स लॉस की वजह से जो कंपनीज है वो बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है। सेम आपको ये प्रोसीजर करनी है, वो प्रोसीजर करनी है, इसके बाद आपका बिजनेस बंद होगा। सोचिए, जाना तो मुश्किल है, साथ आना भी मुश्किल है, मतलब तीनों चीज में इंडिया पीछे है, ठीक है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की इतनी बेकार रैंक है। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का पर्पस क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का पर्पस है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। अब कौन सी कंडीशन को बढ़ाना? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कंडीशन नंबर 3 को बढ़ाना, मतलब कि किसी भी कंपनी का इजी एग्जिट करवाना, मतलब शिवाजी द बॉस की जो कंपनी थी उसका इजी एग्जिट करवाना, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड किसके लिए? पर्पस क्या है उसका? कि इजी एग्जिट करवाना, मतलब थर्ड कंडीशन सब करनी। बिकॉज फर्स्ट कंडीशन तो गवर्नमेंट क्लियरेंस विंडो से सब कर रही है, सेकंड कंडीशन गवर्नमेंट अच्छे से कर नहीं सकती, बिकॉज हमारे यहाँ काफी लो लेवल के लोग भी रहते हैं, मतलब उनका स्टेटस बहुत लो है, गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट फाइनली फर्स्ट में फोकस कर चुकी है, सेकंड में पॉसिबल नहीं है, और थर्ड में गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाई है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का मतलब क्या है यार? मतलब लोग बोलते रहते हैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपने अपनी कंपनी चलाने के लिए, मान लीजिए शिवाजी द बॉस ने अपनी कंपनी चलाने के लिए 100 रुपए का लोन लिया था, अब वो 100 रुपए का लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब बोलेंगे शिवाजी द बॉस अब इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब अपनी जो लाइबिलिटीज थी, मतलब जो लोन था वो क्लियर नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए शिवाजी द बॉस इंसॉल्वेंट हो गए, अब वो जाएंगे हाई कोर्ट में, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गए उन्हें पता है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब लॉ ने डिक्लेयर नहीं किया कि अब उनके पास पैसा नहीं है। हो सकता है वो तो झूठ भी बोल दे कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, और हो सकता है वो भगना चाहते हैं विजय माल्या की तरह, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए अब कोर्ट अलग से प्रोसीजर करेगा, ठीक है। कोर्ट में वो जाएंगे, अगर कोर्ट बोलेगा कि हाँ ये लोग ये इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस टाइप उन्हें बैंकरप्ट बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि आप खुद से अपने आप को इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है,
लेकिन वो आपको बैंक ही डिसाइड करेगा कि आप बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, अगर कोई किसी से अगर आप न्यूज में कभी भी सुने कि दिस पर्सन हैज बीन डिक्लेयर बैंकरप्ट, आपने डिक्लेयर किया, अलग से वर्ड वो लोग मीडिया वाले जोड़ते हैं, डिक्लेयर किया, बिकॉज इट इज डिक्लेयर्ड बाय सम लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो आप समझ गए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का पर्पस क्या है कि इजी एग्जिट करवाना। इजी एग्जिट कब होगा? जब बंदा इंसॉल्वेंट होगा, बैंकरप्ट होगा, जब बंदे के पास पैसे नहीं हो तभी तो बाहर आना पाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जब बंदे का मतलब जो पैसा है पूरा खत्म हो गया, अब वो बाहर आना चाहता है, नया बिजनेस चालू करना चाहता है, बचे हुए पैसे थे, इसलिए इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया है। अब देखिए इसके प्रोविजंस हैं, क्या प्रोसीजर अगर फॉर एग्जांपल किसी को बैंकरप्ट घोषित करना है। मान लीजिए शिवाजी द बॉस इंसॉल्वेंट हो गए। अब पहले क्या होता था, शिवाजी द बॉस अगर पहले मान लीजिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने के पहले अगर वो बैंक इंसॉल्वेंट डिक्लेयर मतलब बैंकरप्ट डिक्लेयर होना चाहते तो उसके लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, किसी भी कोर्ट में जा सकते थे, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट जा सकते थे, लॉ ट्रिब्यूनल जा सकते थे, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे। ठीक है, ऐसी कंडीशन भी थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ करता था पहले के लॉज में, तो मतलब बहुत ही ज्यादा जगह जगह डिसीजन चलते रहते थे, मतलब यहाँ कुछ केसेस यहाँ चल रहे हैं, कुछ केसेस यहाँ चल रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हाई कोर्ट में एक जगह इंसॉल्वेंटी वाला केस चल रहा है और भाई छोटे कोर्ट में नहीं चल रहा है, छोटे कोर्ट में चल रहा है, बड़े कोर्ट में नहीं चल रहा, तो काफी कंफ्यूजन थी। तो इस नए कोड में क्या किया गया है कि अलग से एक बॉडी बना दी गई है, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल। अब मतलब जितने भी इंसॉल्वेंसी के केस है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना है, मतलब बैंकरप्ट डिक्लेयर होना है, उसको एनएलटी के पास ही जाना पड़ेगा, आप और कहीं नहीं जा सकते। मतलब जैसे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल था, हाई कोर्ट था, ये था, आप कहीं नहीं जा सकते, सबसे पहले आप यहीं पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप समझ रहे हैं कि कितना फायदा हुआ है कि मतलब आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जो इंसॉल्वेंट है, पहले क्या रहता था, सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी रहती थी, मतलब जो बिल्डर रहता था या जो भी बड़ा बिजनेसमैन रहता था, सिर्फ और सिर्फ वही अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता था, बाकी कंपनी नहीं करती थी। पहले के यूजुअली बिल्डर लोग क्या किया करते थे, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करते थे, मतलब बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं करते थे, भले बैंकरप्ट रहते थे और बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं करते थे बिकॉज उनको लोन मिलते रहे। ठीक है, लेकिन बैंक जानती थी ये लोग बैंकरप्ट हो गए और बैंक चाहती थी कि ये लोग अपने आप को इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट डिक्लेयर करवाएं, लेकिन बैंक भी नहीं करवाती थी बिकॉज इन्हें पुराने कोड में अलाउड नहीं था। लेकिन अब बैंक को अलाउड है, मतलब नए वाले कोड में क्या है कि बैंक को अलाउड है कि अगर बैंक को लगता है कि हाँ ये बंदा बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये लोग भी एनएलटी के पास जा सकते हैं, मतलब नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भैया इसकी बैंकरप्सी की प्रोसीजर चालू करो, ये इंसॉल्वेंट हो गया, खुद से डिक्लेयर नहीं कर रहा है, उल्लू बना रहा है हम लोग के पैसे लूट रहा है। ठीक है, दूसरा प्रोविजन ये है। अब तीसरा प्रोविजन क्या है? तीसरा प्रोविजन ये है कि इसमें क्या है कि अलग से एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि मतलब चैलेंज कैसे करेंगे आप डिसीजन को। फॉर एग्जांपल एनसीएलटी ने बोल दिया कि जो अपने शिवाजी द बॉस है वो बैंकरप्ट हो गए, लेकिन अब शिवाजी द बॉस को लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो बैंकरप्ट नहीं हूं, लेकिन कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। तो पहले क्या रहता था कि मान लीजिए किसी ने कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया तो अब कभी हाई कोर्ट चला जाएगा, कभी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता था। लेकिन यहां पर फिक्स कर दिया कि सबसे पहले आपको एनसीएलटी में जाना है, फिर इसके बाद एनसीएलटी में जाना है, मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना, मतलब ये उसके अपील का ट्रिब्यूनल बना है, और इसके बाद फाइनली आप आखिरी में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब यही ऑर्डर फॉलो करना है, वरना एक कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज ये हो गई। और चौथी चीज ये कि मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट क्या है आपको इंसॉल्वेंट होने का, मतलब अगर आपको डिक्लेयर करना है अपने आप को इंसॉल्वेंट, तो आपका जो मिनिमम लायबिलिटी, मतलब जो आपको जो लोन पे नहीं कर पा रहे हो 1 करोड़ का होना चाहिए। अगर 1 करोड़ से कम का होगा तो ये प्रोसीजर के अंदर आप नहीं आएंगे, मतलब फिर आप जाइए किसी छोटे मोटे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहां पर अपना काम निपटाइए। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर का वाला फंडा है, मतलब 1 या 1 करोड़ से ऊपर आप लोन नहीं दे पा रहे, तो आप एनसीएलटी में आएंगे, मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में की गई है वो ये है कि यहां पर टाइम फिक्स कर दिया गया है। मतलब कि अगर मान लीजिए शिवाजी द बॉस जाते हैं तो उनका डिसीजन 180 दिन पे आना है। ठीक है, अगर बढ़ के भी मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन 90 दिन की दी गई है, मतलब 180 डेज प्लस 90 डेज के ऊपर एग्जिट नहीं कर सकता। और एमएसएमईज के केस में मतलब आप एमएसएमईज का नाम सुना होगा, दैट आई विल टेक इन इंडस्ट्रीज चैप्टर। सो एमएसएमईज में क्या है कि एमएसएमईज को मिनिमम टाइम कितना दिया है कि 90 डेज में आपको मैक्सिमम डेज 90 डेज में कर देना। अगर बढ़ बढ़ा के भी कितना होगा 45 डेज, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना जो वहां के कोर्ट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ पीनल प्रोविजन हो सकते हैं। तो लोग को इतने टाइम पे लिमिट में करना ही करना, ये भी आप समझ रहे हैं कि कितनी बहुत इजिली एग्जिट हो जाएगी। मतलब समझ लीजिए 180 डेज में एग्जिट हो गया, मतलब पहले वो 10 साल लग जाते थे, यकीन मानिए 10 साल ही लगते थे, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। फिर इसके बाद लास्ट चीज है जो इसमें सबसे अच्छी रखी गई है कि इसमें जैसे मान लीजिए शिवाजी द बॉस अब चाहते कि मैं बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाऊं, तो वो एनसीएलटी के पास जाएंगे तो सीधा एनसीएलटी प्रोसीजर चालू नहीं कर देगा। सबसे पहले वो क्या करेगा कि सबसे पहले वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोलेगा, मतलब अलग से कुछ प्रोफेशनल होंगे जो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये सही में इंसॉल्वेंट है कि नहीं है।
ठीक है, मतलब अलग से प्राइवेट रहेंगे ये लोग। अब ये लोग प्राइवेट है तो हो सकता है शिवाजी द बॉस खरीद लेने, तो इसके लिए इनके लिए अलग से ऊपर एक बोर्ड है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि ये इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल की वर्किंग को चेक करेगा कि ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी अच्छा चेक रखा गया, चेक एंड बैलेंस रखा गया। तो ये थी मेजर प्रोसीजर, ठीक है। और जैसे ही अगर हो गया कि शिवाजी द बॉस डिसाइड होगा कि उन्हें बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो उसके बाद लाइबिलिटीज को क्लियर करने के लिए भी अलग से मतलब फिक्स बनाया गया। लाइबिलिटीज क्लियर करना मतलब ये कि जब लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन मतलब मान लीजिए अब शिवाजी द बॉस बैंकरप्ट हो गए, अब उनकी जो कंपनी है, जो उनका जो फाउंडेशन था शिवाजी फाउंडेशन, उसको बेचा जाएगा। अब उसको बेच के मतलब बाकी लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे, मतलब जो लोन, इसलिए तो बैंकरप्ट हुआ तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, वो उनका पैसा, सबसे पहले जिनको पैसा दिया जाएगा वो वर्कर्स और सिक्योर्ड लेंडर्स को दिया जाएगा। मैं सिक्योर्ड लेंडर पहले भी बता चुका हूं पिछले वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और वर्कर्स को मतलब जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको दिया जाएगा। दूसरे नंबर में किनको देंगे, सबसे पहले मान लीजिए 100 रुपए निकले, ठीक है, सबसे पहले दिए जाएंगे वर्कर्स को, मतलब जिनके 30-40 रुपए जो भी हो दे दिए जाएंगे। फिर अगर पैसा बचा तो किसको देंगे, अनसिक्योर्ड लेंडर्स को, मतलब जिन्होंने लोन दिया होगा उस कंपनी को। फिर तीसरे नंबर पे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर बच गया तो जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं उनको दिया जाएगा, और उसके बाद भी बच गया तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनको दिया जाएगा। तो ये पूरी पूरी प्रोसीजर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में फॉलो की जाएगी। सो दिस वाज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड समझ में आया होगा। मेरे सारे लेक्चर, सारे टॉपिक्स, एक एक चीज समझ में आएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप 10 बार पूछिए, आई विल रिप्लाई यू 20 टाइम्स, बट डोंट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है। भले कि कमेंट सेक्शन में अरे बुरा लगेगा ऐसा समथिंग, मतलब आप ऐसा फील मत करिए। यू जस्ट कीप ऑन आस्किंग, आई विल आंसर यू, ठीक है। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6, और ये हमारी बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया की सीरीज कंप्लीट हुई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया अच्छे समझ में आया होगा, एंड आई विल अगेन रिकमेंड यू टू रीड वन बुक इफ यू वांट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट विद नेक्स्ट सीरीज।